इससे आगे का पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे लास्ट क्लास में बताया था, दो तरह के करंट होते हैं, एक इंस्टेंटेनियस और दूसरा एवरेज वैल्यू हम निकालते हैं। इंस्टेंटेनियस जब भी वर्ड होता है तो उस समय हम चार्ज का डिफरेंशिएशन करके करंट निकालते हैं। याद रखना है, कहीं भी फिजिक्स में इंस्टेंटेनियस वर्ड आएगा तो उस समय हम डिफरेंशिएशन करके चार्ज का वैल्यू निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं Q इज वेरिएबल, ठीक है, और वेरिएबल कहने का मतलब क्या होता है, चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम होता है मैक्सिमम केस में। तो इंस्टेंटेनियस करंट जो निकालते हैं, I का मतलब करंट है, ध्यान रखना है, वो क्या होता है dq अपॉन dt के इक्वल होता है। अगर हम एवरेज का बात करेंगे, एवरेज वैल्यू को, तो एवरेज वैल्यू के समय में I का फॉर्मूला हो जाता है Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। इस पे क्वेश्चन भी कराया था लास्ट क्लास में। एक दो चीज इसमें ध्यान रखना है कि वेरिएबल होने पे ही हम ये फॉर्मूला यूज कर पाते हैं और इसी समय क्वेश्चन पूछते हैं। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे क्वेश्चन में करंट पूछा गया है तो उस समय हम इसको डिफरेंशिएट करके फिर वैल्यू पुट करते हैं। पहले वैल्यू नहीं पुट करना है, नहीं तो डिफरेंशिएशन ऑलवेज जीरो आएगा। अगर हम Q का वैल्यू, Q के वैल्यू में पहले ही अगर हम वो पुट कर दें तो आंसर जीरो आ जाएगा। तो ऐसा काम नहीं करना है, पहले हम सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन में करंट का वैल्यू, जैसे t इक्वल्स टू मान लो कुछ भी दिया गया हो, t नॉट पे पुट करना है, तो चार्ज को डिफरेंशिएट करने के बाद ये वैल्यू पुट करो। हाँ बोलो, बढ़ा टाइम पे आया करो, लेट मत हुआ करो, ठीक है। देखो, दो तरीके से निकालते हैं, तो ये डिफरेंशिएट करके और इसमें पहले हम वैल्यू पुट करके Q2 और Q1 निकाल के तब करते हैं। एक तरीका और है जो शायद तुम लोग को पता हो, नहीं पता है तो देखो कैसे करते हैं। एक मतलब इंटीग्रेशन जब तुम लोग मैथ्स में पढ़ोगे तो वहां पे ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा तुम लोग को मैथ्स में, एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। मैं इसलिए फिजिक्स में बता रहा हूं कि दो तीन जगह फिजिक्स में भी इसका यूज है, तो तुम लोग को रिलेट जब मैं कर दूंगा फिजिक्स और मैथ से तो तुम लोग को अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे करना होता है। ऐसे पहले फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, फिर जाके मैथ्स में हम पढ़ेंगे वहां पे, तो वहां पे भी तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों ऐसा करते थे। जैसे मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स, जैसे मान लेते हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन हमें निकालना है और वो फंक्शन एफ एक्स है जिसका हम वैल्यू निकालना चाहते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पे करंट का एवरेज वैल्यू हम निकालना चाहते थे, तो वैसे ही यहाँ पे एफ एक्स का हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो एवरेज वैल्यू के लिए बताया जाता है इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। जिस भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू निकालना है, जैसे एफ एक्स का एवरेज वैल्यू निकालना है तो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, और नीचे होता है इंटीग्रेशन डी एक्स, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स जितने टाइम इंटरवल या जितने इंटरवल के लिए बोला गया हो उसका नीचे इंटीग्रेशन करते हैं। मतलब समझो, एफ एक्स कहने का मतलब क्या होता है, एफ एक्स कहने का मतलब होता है दिस फंक्शन इज डिपेंडेंट ऑन एक्स। इसमें एक्स का कोई फंक्शन है, ये यहां से पता चल रहा है, ये तुम लोग को पता होगा। एफ एक्स इक्वल्स टू, अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ऐसा कोई फंक्शन होगा। तो ये ध्यान रखना है यहां से कि एफ एक्स का फंक्शन होगा, मतलब एक्स का फंक्शन होगा। तो जब हम एवरेज वैल्यू लिखेंगे तो इंटीग्रेशन एफ एक्स लिख रहे हैं, साथ में dx लिखना होगा हमें। क्यों dx लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ये फंक्शन x पे डिपेंड कर रहा है, तो इंटीग्रेशन तभी कर पाते हैं जब dx टर्म गिवन होता है। डिवाइड में इंटीग्रेशन ऑफ dx करेंगे और लिमिट इसमें दिया गया होगा x इनिशियल से लेके x फाइनल, और यहां भी x इनिशियल से x फाइनल लिमिट पुट करना होता है। मतलब जैसे मान लो टाइम बोला गया है 0 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड तक एवरेज वैल्यू बताना है, मतलब हमें ये पता चल गया 0 से 2 तक एवरेज वैल्यू बताना है, नीचे भी 0 से 2 होगा, और जो भी फंक्शन होगा किसके रेस्पेक्ट में होगा वो पता होगा। जैसे समझो यहाँ पे एवरेज वैल्यू ऑफ करंट हमें निकालना है, तो आई एवरेज हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इंटीग्रेशन आई डी टी और नीचे इंटीग्रेशन डी टी, कहां से कहां तक लिमिट होगा, टी इनिशियल से लेके टी फाइनल तक, ठीक है। और ये डी टी का इंटीग्रेशन होगा टी इनिशियल से लेके टी फाइनल तक, ये ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, तो तुम लोग जब लिखना कॉपी में तो यहां से स्टार्ट कर लो। एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स का ये होता है फॉर्मूला। अगर हम करंट का निकालेंगे तो यहाँ पे करंट होगा, किसी भी फंक्शन का हमें नीड होगा एवरेज वैल्यू का, तो हम ये वैल्यू कर सकते हैं। ऐसा
स्टार्टिंग ऑफ 11th में जब तुम लोग एक्सीलरेशन वगैरह पढ़ते थे, वेलोसिटी एक्सीलरेशन, उस समय भी बताया जाता है, लेकिन उस समय हम इंटीग्रेशन से बहुत ज्यादा फैमिलियर नहीं होते हैं, इसलिए सीधा फॉर्मूला बताया जाता है। अब हम फैमिलियर हैं तो हमें ये भी फॉर्मूला यूज करना है। दूसरा याद रखना है कि जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट, एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 फिजिक्स में, वहां पे सेम फॉर्मूला यूज होगा, तो ये फॉर्मूला याद रखना है सभी को, इसको नोट कर लो सभी को। एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। और जिन लोगों को थोड़ा बहुत स्क्रीन प्रॉब्लम आ रहा होगा उन लोगों के लिए लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, अगर कहीं पे किसी को दिक्कत होता है समझने वगैरह में तो बाद में देख सकते हैं। ऐसे अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, ठीक है। अब देखो, इस फॉर्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे हम एवरेज वैल्यू इंटीग्रेशन के मेथड से हम निकालते हैं। ठीक है, लिखो लिखो ऊपर बस, ठीक है लिखो। देखो क्वेश्चन में दो चीज पूछा गया है। पहला पार्ट क्या बोला गया है, देखो, द करेंट थ्रू अ वायर, किसी भी वायर में करंट दिया गया है जो डिपेंड कर रहा है टाइम पे। द करेंट थ्रू अ वायर डिपेंड्स ऑन टाइम एज आई इक्वल्स टू आई नॉट प्लस अल्फा टी। ये क्वेश्चन में गिवन है, जहां पे आई नॉट कॉन्स्टेंट है और उसका वैल्यू दिया गया है 10 एम्पियर, और दूसरा अल्फा का वैल्यू दिया गया है 4 एम्पियर पर सेकेंड। हमें एक तो निकालना है फाइंड चार्ज फ्लोन थ्रू वायर इन 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड में कितने चार्ज फ्लो हुए होंगे वो, और दूसरा एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालना है कितने सेकेंड में, 10 सेकेंड। तो सबसे पहले समझो 10 सेकेंड जो लिखा होता है ना, इस 10 सेकेंड का मतलब क्या होता है, और दो वर्ड होता है, जैसे इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है एट टी इक्वल्स टू 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड पे ही बताना है, मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताना है। नोट करके लिख लेना अलग से, इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताना है कितने पे, एट टी इक्वल्स टू 10 पे। क्वेश्चन में बोला गया ना एट टी इक्वल्स टू 10 सेकेंड,
जैसे यहाँ पे इन दिया गया, लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में ऐड होता तो हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताते डिफरेंशिएट करके, और चार्ज गिवन होता तो हम निकाल पाते करंट वगैरह। अगर मान लो ऐसा दिया गया इन 10 सेकेंड, या ऐसा लिखा हो फॉर 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड में, तो 10 सेकेंड इज अ इंटरवल t1 से लेके t2, ऐसा कुछ है मान लो, और वो दिया गया है 10 सेकेंड। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो 0 सेकेंड से स्टार्ट हुआ और 10 सेकेंड तक में क्या हुआ वो बताओ, या फिर 10 सेकेंड से स्टार्ट हुआ और 20 सेकेंड तक क्या हुआ है वो बताना है। तो इसका मतलब होता है टाइम इंटरवल। तो जैसे इस क्वेश्चन में देखो, द करंट थ्रू द वायर इज गिवन बाय दिस फार्मूला I इक्वल्स टू I नॉट प्लस अल्फा टी, जहां पे I नॉट गिवन है 10 एम्पियर और अल्फा गिवन है 4 एम्पियर पर सेकेंड, ये गिवन। हमें चार्ज निकालना है थ्रू अ वायर इन 10 सेकेंड। इन 10 सेकेंड का मतलब एवरेज वैल्यू हमें निकालना है, एवरेज का बात करना है, मतलब टाइम इंटरवल दिया गया। एंड दूसरा दिया गया है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में एवरेज वैल्यू ऑफ करंट बताना है। तो पहला देखो चार्ज हमें निकालना है 10 सेकेंड के लिए, और दूसरा एवरेज वैल्यू बताना है किसका, करंट का बताना है 10 सेकेंड में। तो इसको नोट कर लो पहले कहीं पे, उसके बाद इस क्वेश्चन को बता रहा हूं। और जिन लोगों को लग रहा है कि क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है वो लोग ट्राई कर सकते हैं। तो ये वाला नोट कर लिए होगे सभी को, एट t इक्वल्स टू 10 सेकेंड मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताना है, और इन और फॉर दिया रहेगा मतलब एवरेज वैल्यू बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन में पहले हम बात करते हैं चार्ज फ्लोन का। और चार्ज फ्लोन कहने का मतलब क्या होता है, फाइंड चार्ज फ्लोन थ्रू अ वायर इन 10 सेकेंड। मतलब चार्ज हमें निकालने के लिए, देखो चार्ज जब भी निकालना हो तो करंट जो है वो टाइम का फंक्शन है, I इक्वल्स टू I नॉट प्लस अल्फा टी। इसको पहले हम सही से लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो I इक्वल्स टू I नॉट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 10, प्लस अल्फा का वैल्यू दिया गया है 4, तो 10 प्लस 4t एम्पियर हमारा करंट गिवन है। अब हमें अगर चार्ज निकालना है कितने सेकंड में, 10 सेकंड के लिए, तो हमारे पास I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी होता है। ऐसा क्वेश्चन में पहले भी करवाया हूं क्लास में। तो डी क्यू अगर हम निकालेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, आई डी टी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब डी क्यू है तो इंटीग्रेशन आएगा क्यू निकालने के लिए। डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना होगा, क्यू, जिस तरह से डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है। तो डी क्यू निकालना है कितने सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, मतलब 0 से लेके 10 सेकंड हो जाएगा, और यहां भी 0 से लेके 10 सेकंड। ये ध्यान रखना है कि, ये भी ध्यान रखना है कि 0 से 10 यहाँ पे टाइम है, 0 से 10 सेकंड तो टाइम है। तो मान लेते हैं पहले 0 था और टाइम बाद में 10 सेकंड हो गया, उस समय चार्ज पहले 0 होगा, और बाद में मान लेते हैं क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज वहां से फ्लो हुआ होगा। पहले 0 चार्ज होगा और बाद में क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ होगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू होगा, और लिमिट पुट करने के बाद क्यू माइनस 0 होगा। ठीक है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, आई की जगह ये वैल्यू पुट कर लो 10 प्लस 4t, और साथ में dt, कहां से कहां तक, 0 से लेके 10 तक। तो q माइनस 0 q हो जाएगा। 10 dt का इंटीग्रेशन कितना होगा, 10 dt का इंटीग्रेशन होगा कहां से कहां तक, 0 से 10, प्लस 4t dt, इसका इंटीग्रेशन होगा कहां से कहां तक, 0 से लेके 10 तक। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो q तो ऐसे ही रहेगा, 10 dt का इंटीग्रेशन t होता है, लिमिट पुट करोगे तो 10 माइनस 0 हो जाएगा, प्लस 4 t dt का इंटीग्रेशन कितना होता है बताओ, यहां पे इसको लिख रहा हूं, 10 dt का इंटीग्रेशन होगा t, और लिमिट पुट करोगे 10 माइनस 0 तो 10 हो जाएगा, प्लस देखो इसमें t dt का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना होगा, t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t स्क्वायर बाई 2, तो प्लस 4t स्क्वायर बाई 2, और लिमिट पुट कर दो 0 से 10, तो q इक्वल्स टू कितना है, q आ गया 100, प्लस ये कट जाएगा 2, और t स्क्वायर में पुट करो 10 का स्क्वायर माइनस 0, तो 100 और इंटू 2 करोगे 200, प्लस 100 कितना हो जाएगा, 300 कूलम। ये आंसर होगा। 10 सेकंड में कितने कूलम चार्ज फ्लो होंगे, 300 कूलम। ये तो पहला पार्ट है, फाइंड चार्ज फ्लो थ्रू ए वायर इन 10 सेकंड। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो।
इसको नोट कर लो सभी को। हो गया, नोट हो गया सभी का? अब देखो इसका सेकेंड पार्ट हम करते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालना है 10 सेकेंड के लिए। तो इस वाले में हम कैसे करेंगे, देखो जब भी एवरेज वैल्यू निकालना हो और करंट टाइम का फंक्शन दिया गया तो हम ये मेथड यूज कर सकते हैं एवरेज निकालने के लिए। क्या होता है देखो, आई एवरेज का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन आई डी टी, कहां से कहां तक, 0 से, टाइम दिया गया ना 10 सेकेंड टाइम इंटरवल है तो 0 से 10 मान, नीचे dt का इंटीग्रेशन 0 से 10। यही होता है फॉर्मूला। किसी भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, fx dx अपॉन dx का इंटीग्रेशन। जब x पे डिपेंड करता है तो, अगर t पे डिपेंड कर रहा है तो फंक्शन ft dt अपॉन dt लिख रहे होंगे। वैसे यहाँ पे करंट t पे डिपेंड कर रहा है तो i dt अपॉन dt लिखेंगे और इंटीग्रेशन का लिमिट होगा 0 से 10 सेकेंड तक, क्योंकि वायर में करंट कितने देर के लिए फ्लो हो रहा है, 10 सेकेंड के लिए, तो 0 से 10 तक लिख रहे होंगे। अब देखो इसमें यहां पे इंटीग्रेशन करना है 10 प्लस 40 का और उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे कहां से कहां तक के लिए करना है, तो देखो आई डी टी का इंटीग्रेशन करना है 0 से 10। एक बार तो पुट करते हैं ये 0 से 10, 10 प्लस 40 और साथ में डी टी है। और नीचे देखो सभी लोग, dt का इंटीग्रेशन t होगा और लिमिट पुट करेंगे 10 और 0 तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 0 मतलब 10 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर ये वाला इंटीग्रेट करना है तो नीचे तो 10 आ गया इंटीग्रेशन करने पे, ऊपर वाला कैसे सॉल्व करेंगे वो यहां पे कर रहा हूं। तो इसमें 10 dt का इंटीग्रेशन होगा तो 10 बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन प्लस 4 बाहर आएगा, t dt का इंटीग्रेशन सेम है वैसे ही पुराना वाले की तरह, 0 से 10 0 से 10 और इन सब के नीचे है 10, इन सब के नीचे ये 10 है, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं 1/10 और इन सब के साथ ये वाला टर्म। ठीक है, तो 1/10 एज इट इज, इसमें 10 रहेगा और dt का इंटीग्रेशन t लिमिट पुट करो 10 माइनस 0 प्लस 4t² को क्या लिख सकते हैं, 2t² लिमिट पुट कर सकते हो 0 से 10 तक। ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो 1/10 और 10 10 100 हो गया प्लस 2 t² कितना होगा, 100 माइनस 0 100 और ये 2 तो 200 हो गया, 300/10 करेंगे तो 30 एम्पियर आएगा आंसर। करंट का एवरेज वैल्यू निकाले तो आंसर क्या आएगा, एम्पियर नहीं आएगा, 30 होगा आंसर। किसी और को अच्छे से दिख रहा है इसमें से? चलो मैं फोटो भेज रहा हूँ, हाँ तो स्क्रीनशॉट भेजो तो। ठीक है चलो।
अब देखो इसके आगे जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ओम्स लॉ। करंट से रिलेटेड हमें जितना जिस तरह से वैल्यू पूछा जा सकता है वो सारा मैं करवा चुका हूं। कुछ क्वेश्चन भी भेजा था, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। एक दो चीज और याद रखना है। देखो किसी भी कंडक्टर के लिए बता रहा हूं, ऐसा एक क्वेश्चन था, उसमें ऐसा कुछ तुम लोग क्वेश्चन किए होगे तो ठीक है, नहीं तो ध्यान दे दो। इधर ये बैटरी है और ये कंडक्टर है। कोई भी कंडक्टर किसी भी मटेरियल का, मतलब हमें इससे है कि ये कंडक्टर है जो करंट को कंडक्ट कर रहा है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल के इससे होते हुए नेगेटिव टर्मिनल की ओर आएगा। इसमें पहला तो करंट का डायरेक्शन देखोगे तो ये होगा, आई होगा। करंट का डायरेक्शन क्या होगा, आई होगा। दूसरा हमें पता है करंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो चूंकि पोटेंशियल यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के नेगेटिव पे जाएगा। तो करंट का डायरेक्शन पता चला, करंट के डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन बता दिए। अगर ऐसा होता तो नहीं है कि पॉजिटिव आयंस डिस्प्लेस हो जाए, मतलब ये समझो कि प्रोटॉन कहीं से हिल के नहीं जा सकता है, लेकिन पॉजिटिव आयंस के बारे में बोला जाता है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया गया है Na+ मूव कर रहा है और Cl- मूव कर रहा है, तो दोनों के मूवमेंट के कारण से चार्ज क्रिएट होता है। ठीक है, दोनों जो मूव कर रहा होगा उसके कारण से क्या हो रहा होगा, चार्ज क्रिएट हो रहा होगा। तो प्रोटॉन का डायरेक्शन अगर देखेंगे, अगर प्रोटॉन के जैसा पॉजिटिव कोई चार्ज होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि प्रोटॉन होता है मूव, प्रोटॉन न्यूक्लियस में स्टेबल रहता है, लेकिन प्रोटॉन ऐसा कोई पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा तो उसका डायरेक्शन सेम होगा एज दैट ऑफ प्रोटॉन। और पहले, सबसे पहले जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा जाता था, बहुत पहले का बात है, जो मतलब कि हम लोग के बुक में नहीं लिखा होता है, उसमें साइंटिस्ट लोगों ने ये बताया था कि करंट का डायरेक्शन सेम होता है जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन फ्लो होता है। ये बाद में पता चला था कि प्रोटॉन तो हिलता ही नहीं है अपनी जगह से, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो वो बहुत अलग कहानी है, उससे मतलब नहीं है तुम्हें। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि प्रोटॉन का डायरेक्शन वही होगा जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन उसके अपोजिट होगा। तो दोनों के फ्लो को हम ऐड कर रहे होंगे। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज जो फ्लो हो रहा होगा वो, और जो नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहे होंगे उन दोनों को हम ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा कि जितने भी नंबर ऑफ आयंस फ्लो हो रहे होंगे उनको ऐड करके बाद में तुम्हें पता होगा Q = Ne फॉर्मूला यूज करते हैं। E इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो हम इन दोनों को ऐड करके करते हैं। तो देखना जो असाइनमेंट बना था उसमें एक क्वेश्चन था जो इससे रिलेटेड है। और फिर अगर हमें करंट निकालना होगा तो Q/T कर लेंगे, मतलब Ne/T हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि जितने प्रोटॉन्स फ्लो हो रहे होंगे और जितने इलेक्ट्रॉन्स, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा। दिस N विल बी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हर समय ये पॉसिबल नहीं है, ये लिखना भी कहीं कहीं पे गलत हो जाता है कि प्रोटॉन कैसे फ्लो हो रहा है। तो मैं पहले ही बोला हूं कि प्रोटॉन ऐसा कोई पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा। तो यहाँ पे ये लिख सकते हो, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम बोल सकते हैं क्योंकि नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन। तो ये ध्यान रखना है। अब देखो इससे आगे का जो हम पढ़ रहे हैं वो है ओम्स लॉ। सभी लोग को पहले से पता होगा, जो 10th क्लास में हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ, वही यहाँ पे भी पढ़ना है फिर से। तो ओम्स लॉ के बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जब ओम्स ने बताया था कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस हम पोटेंशियल लगाते हैं, किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल लगाएंगे, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे, किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ बैटरी। अगर हम यहाँ पे बैटरी एडजस्ट कर दें या फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा दें तो इसमें करंट फ्लो होगा। अब ये जो होता है ये सारा चीज कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये भी बाद में तुम्हें समझ में आ जाएगा ये वर्ड क्यों बोला जाता है। या फिर कहीं कहीं तो ये लिखा होता है कि एट सेम फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन कहने का मतलब समझो, जैसे मान लो यहाँ पे कोई कंडक्टर के साथ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें बैटरी लगाने के बाद करंट फ्लो होगा, तो इस रूम का फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह सब कुछ सेम होना चाहिए। तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस
पोटेंशियल डिफरेंस किसके कारण से आता है, सभी को पता है, बैटरी के लगाने से। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर, the potential difference applied across a conductor is directly proportional to current flowing in the conductor, is directly proportional to current flowing in conductor। ये ध्यान रखना है, किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो हम अप्लाई करते हैं वो बोल दो, या फिर उसका उल्टा बोल दो, किसी भी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दें जिससे करंट फ्लो हो रहा होगा। तो मैथमेटिकली अगर हम देखेंगे इसको तो कैसे लिखा हुआ है ये, देखो क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट टेम्परेचर तो हो गया, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर, मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाता हूं इसको, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा और उसका नाम होता है रेजिस्टेंस। दिस इज ओम्स लॉ। V इक्वल्स टू आई आर, जहां पे R का मतलब रेजिस्टेंस, I होता है करंट और V होता है वोल्टेज या फिर बोल दो पोटेंशियल डिफरेंस, ये होता है। अब अगर मान लो यहां से हम रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालेंगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू किसके इक्वल होगा, यहां से R इक्वल्स टू क्या होगा, V अपॉन I। R का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, V अपॉन I। अब दूसरा चीज ये याद रखना है कि इसका यूनिट होता है ओम, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, R का यूनिट ओम होता है, या फिर इसको अगर सही से देखोगे तो V का मतलब वोल्ट और I का मतलब एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर होता है। ये नोट करके लिख सकते हैं, तो इसको नोट करो सभी को। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन के ऐसा, प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। इसका देखो ग्राफ कैसे बनेगा, अगर हम वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड किया था उन्होंने कि किसी भी कंडक्टर का क्रॉस वोल्टेज लगा के वोल्टेज के वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ाया था तो करंट का भी वैल्यू इंक्रीज हुआ था। तो जैसे मान लो ये वोल्टेज हो गया और यहाँ पे करंट है, एक्स एक्सिस में करंट हो या वाई एक्सिस में करंट दे दो तो वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका जो ग्राफ बना था वो कैसा बना था, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर इसमें हम स्लोप का बात करें तो स्लोप किसके इक्वल होगा, इसका जो स्लोप होगा मान लो ये थीटा, तो m से हम लिखते हैं स्लोप को, m इक्वल्स टू क्या होता है tan थीटा, और tan थीटा किसके इक्वल होगा, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, मतलब वोल्टेज अपॉन करंट। तो वोल्टेज करंट का जो स्लोप देगा वो क्या देता है, वोल्टेज अपॉन करंट, और इसका ही नाम क्या होता है, रेजिस्टेंस। इसी का नाम क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो इसका नाम के स्लोप का क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस, जो कि वोल्टेज अपॉन करंट से डिवाइड करके निकाला जाता है। तो इसको लिख लेना।
और ये ध्यान रखना कि इसको अगर हम चेंज कर दें, वोल्टेज के जगह पे करंट डाल दें और यहाँ पे वोल्टेज डाल दें, तो थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, उस चीज को समझेगा। अगर मान लो ग्राफ कोई ऐसा कर दे, करंट यहाँ पे डाल दो और यहाँ पे वोल्टेज, तो प्रोपोर्शनल है तो अभी भी ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन तो होगा। लेकिन इस समय अगर स्लोप का बात करोगे m का, तो m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, और tan थीटा y एक्सिस अपॉन x एक्सिस होता है। तो यहां से देखोगे तो करंट अपॉन वोल्टेज आएगा, क्या आएगा, करंट अपॉन वोल्टेज। अब बताओ करंट अपॉन वोल्टेज किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, 1 अपॉन रेजिस्टेंस के इक्वल होगा ना, क्योंकि वोल्टेज अपॉन करंट रेजिस्टेंस होता है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये ध्यान रखना कि छोटा सा चेंज कर रहा है करंट और वोल्टेज को उल्टा करके, तो स्लोप का वैल्यू चेंज होगा। बाकी ये दोनों अभी भी प्रोपोर्शनल होंगे। अब कभी स्लोप निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, मान लो हमें किसी वोल्टेज पे करंट या वोल्टेज का बात करें किसी भी पॉइंट पे, जैसे मान लो यहाँ पे कोई V1 वोल्टेज होगा, तो इसके कोरोस्पोंडिंग हम क्या देखेंगे, I1 देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर मान लो मुझे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, V1 अपॉन में क्या होगा, I1, जिसका वोल्टेज उसी के कोरोस्पोंडिंग में करंट देखना होगा, और उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। ये सभी को मैथमेटिकल अप्रोच पता होगा। और ये नेक्स्ट वाला था जिसमें 1 बाय रेजिस्टेंस आया था स्लोप, यहाँ पे स्लोप किसके इक्वल आया था, 1 बाय रेजिस्टेंस के इक्वल। तो यहाँ पे m इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन r, ये ध्यान रखना है। छह बजे तक आ जाएगा। अब ये देखो, इसके आगे रेजिस्टेंस का हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो रेजिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है ये समझ लो सभी कोई। रेजिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तो वहां पे हिंड्रेंस प्रोवाइड होता है। हिंड्रेंस कहने का मतलब उस कंडक्टर में जो चार्ज फ्लो हो रहे होंगे, उस चार्ज को फ्लो होने में जो अपोजिशन प्रोवाइड करता है, उसी का नाम होता है रेजिस्टेंस। जैसे मान लो एक कंडक्टर है हमारे पास और उस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है। करंट कैसे फ्लो होगा, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो होगा। जैसे मान लो एक कंडक्टर है, ये इस कंडक्टर के अक्रॉस में हमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना, कर दिया हमने, तो करंट फ्लो होगा। मान लो करंट फ्लो हो रहा है I, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज को अपोज करने वाला जो यहाँ पे प्रॉपर्टी होता है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, it is the property of a material by virtue of which it opposes the flow of charge। चार्ज के फ्लो होने को जो अपोज करता है वो प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो हमें इसमें क्या क्या याद रखना है ओम्स लॉ में, एक तो इक्वेशन याद रखो V इक्वल्स टू IR, दूसरा रेजिस्टेंस का डेफिनेशन याद रखना है, R का मतलब क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट, यूनिट होता है ओम। थोड़ा सा और इसका रेजिस्टेंस का सिंबल कैसा होता है देख लो, सभी को पता होगा वैसे तो, ये रेजिस्टेंस का सिंबल कैसा होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल कुछ ऐसा होता है। इसके दो टर्मिनल होते हैं A और B, और उनके बीच में यहाँ पे R होता है कुछ ऐसा, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस है वो मतलब कि वेरिएबल रेजिस्टेंस नहीं है, ये कैसा रेजिस्टेंस है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। फिक्स्ड मतलब इसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा होगा। इस रेजिस्टेंस में दो टर्मिनल होता है A और B। अगर मान लो हम दूसरा बात करें वेरिएबल रेजिस्टेंस का, किसका, वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो इसका सिंबल कैसे बनेगा देखो,
ये आर तो रहेगा यहाँ पे, लेकिन हम ये एरो ऐसा कुछ दे देंगे, तो ये कैसा है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल। इन दोनों को कॉपी में नोट कर लो। सभी को दिख रहा है बोर्ड अच्छे से? अब देखो नेक्स्ट में इसके आगे जो हम लोग को पढ़ना है, ये तो हो गया इसका रेजिस्टेंस का डेफिनेशन और ये इसका सिंबल। नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो ये याद रखना है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में दो पॉइंट होता है। पहला तो होता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का लेंथ जितना ज्यादा लंबा होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस उस मटेरियल में हो। दूसरा, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया को ए से डिनोट करते हैं और लेंथ ऑफ द कंडक्टर को एल से डिनोट करते हैं। तो रेजिस्टेंस दो क्वांटिटी पे बेसिकली डिपेंड करता है, एक तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर और दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर इन दोनों को हम कंबाइंड करें तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाएंगे तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो एल बाई ए। ये सभी लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी, एल का मतलब लेंथ होता है और ए का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। रेजिस्टिविटी इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। जो प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के जब हम इक्वल टू करेंगे तो इसके जगह पे एक कांस्टेंट लाना होगा जो रो के इक्वल होता है। इस रो का नाम यहां पे क्या होता है, रेजिस्टिविटी। रो का नाम होता है रेजिस्टिविटी। एल का मतलब लेंथ है, ए का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया है और आर का मतलब रेजिस्टेंस है। इसमें इसको नोट करो सभी को। अब देखो इसके आगे ये लिख लिए होगे सभी को, ये याद रखना है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाई ए। अगर यहां से भी देखोगे, अब थोड़ा सा हम रेजिस्टिविटी के बारे में देखें। यहां से रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है, तो इस फॉर्मूले से R इक्वल्स टू रो एल बाई ए वाले फॉर्मूले से देखोगे तो रो किसके इक्वल है, यहां से रो किसके इक्वल है, R इंटू ए अपॉन एल के इक्वल है। अगर रेजिस्टिविटी के बारे में देखें तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला यहां से देखोगे तो R इंटू ए इंटू एल होता है। इसका नाम क्या है, रेजिस्टिविटी। और R का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो यहां से देखो इसका यूनिट ओम को डिनोट करते हैं ऐसा, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो क्या आ जाएगा, रो का यूनिट होता है ओम मीटर, या फिर ऐसे लिखा होता है। ये माइनस का साइन नहीं है, ध्यान रखना। ये बीच में ऐसा ओम मीटर के बीच में हाइफन दिया गया, ये ध्यान रखना कि ओम का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट रेजिस्टिविटी का
ओम मीटर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, ये सारा इंफॉर्मेटिव है, जैसे जैसे तुम इसको अच्छे से याद कर लोगे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो तुमसे सॉल्व होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है इसमें, बस ये वाला पार्ट हमें ध्यान रखना है। अब दूसरा पार्ट जो है इसका वो क्या है, देखो इसमें जैसे हम समझते हैं, यहां पे तो ओम मीटर के बारे में हम बात कर लिया, इसके बारे में अब जैसे एक पॉइंट नोट करके लिख लेना, resistivity only depends on resistivity only depends on टेम्परेचर। रजिस्टिविटी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये जो रजिस्टिविटी मतलब रो है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे एंड मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मतलब मटेरियल डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ये याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, तो बस हमें बताना है कि मटेरियल पे डिपेंड करता है और दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे रजिस्टिविटी बढ़ता है, ये ध्यान रखना है। दूसरा कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है वो, दूसरा लेंथ पे भी डिपेंड करता है और तीसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। ये नोट करके देख लो। अब देखो कुछ और पॉइंट इसमें, जैसे हमने रजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा तो वो किस पे डिपेंड करता था, टेम्परेचर और दूसरा मटेरियल पे। मटेरियल कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो हमारे पास 2-3 कंडक्टर है, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, ऐसा, तो हर एक का रजिस्टिविटी अलग अलग होगा और दूसरा टेम्परेचर का जो चेंज होने पे इफेक्ट भी अलग अलग होगा। नेक्स्ट पॉइंट है रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, ऑन टेम्परेचर, लेंथ एंड एरिया। अब एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, देखो ओम्स लॉ में बोला जाता है V इक्वल्स टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, अगर मान लो हम यहां से R निकालेंगे तो क्या होगा, वोल्टेज अपॉन करंट। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग वोल्टेज ऑन रेजिस्टेंस। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग, मैं यहां पे दोनों वर्ड लिख दे रहा हूं, चेंजिंग वोल्टेज और करंट। या तो करंट को चेंज कर दो इस वाले फॉर्मूले में या वोल्टेज को, उससे रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा वो देखना है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग वोल्टेज और करंट, वोल्टेज या करंट ऑफ अ कंडक्टर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग वोल्टेज और करंट ऑफ अ कंडक्टर ऑन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा जब हम वोल्टेज या करंट को चेंज करेंगे। कोई बताएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए, जब हम वोल्टेज या करंट को चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर पे क्या इफेक्ट आएगा। बताओ चेंज होगा कि नहीं, कोई बताना चाहेगा। तो देखो इस वाले में बस इतना याद रखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि वोल्टेज या करंट के चेंज होने से रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा,
तो याद रखना है कि रेजिस्टेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही हम वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट भी उतने ही टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो इफेक्ट होगा उससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इसका आंसर होगा नो चेंज, क्योंकि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेंथ पे और एरिया पे। तो यहाँ पे वो तीनों चीज को चेंज नहीं किया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? नो चेंज। दूसरा हम ये समझ सकते हैं कि जैसे ही हम मान लो वोल्टेज को बढ़ाएं तो करंट अपने आप बढ़ गया होगा और रेजिस्टेंस पे कोई चेंज नहीं आया होगा। तो इसको नोट कर लें सभी कोई। इसके बाद नेक्स्ट में देखो, एक और टॉपिक इसमें छोटा सा है जो पूछता है, उसका नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इस वर्ड का मतलब होता है क्या वो समझो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है, जैसे आर का जो फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, हम डिफाइन किसको कर रहे हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को। इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। अगर मान लो इफ लेंथ इक्वल्स टू 1 मीटर हो जाए एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, मतलब दोनों यूनिट यूनिट हो जाए, तो बताओ रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा? रो इंटू 1 अपॉन 1। तो क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस रो के इक्वल होता है। एंड दिस इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बेसिकली रेजिस्टिविटी ही होता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये बोला जाता है कि लेंथ 1 मीटर होना चाहिए और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी के इक्वल होता है और उसी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का अगर कोई यूनिट पूछे तो यूनिट याद रखना है ओम मीटर होता है। जो रेजिस्टिविटी का यूनिट होगा वही यूनिट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का होगा, ये ध्यान रखना है। यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तुम लोग सीधा याद रख सकते हो कि जब भी रेजिस्टिविटी डिफाइन करने के लिए आएगा या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दोनों का मतलब सेम होता है। थोड़ा सा डिफरेंस है बस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस है at which when the length of the conductor is 1 meter and the cross sectional area is 1 meter square, then the resistance is equals to resistivity and this is known as specific resistance। ये याद रखना है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। लेंथ 1 मीटर होना चाहिए और एरिया 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का अगर कोई यूनिट पूछे तो बताना है ओम मीटर होता है। ओम मीटर होता है रेजिस्टिविटी के जैसा। और रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? देखो, टेम्परेचर और मटेरियल पे, तो ये भी याद रखना है। इससे आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।